अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कैसे मिजाज हैं? तबीयत सेट है सबकी? हालात काबू में? तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है कभी? कभी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री लाइफ में? ट्रिग्नोमेट्री, यस। तो साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है, याद है कुछ? उसके सबसे आसान वाली वैल्यू याद दिला दूं मैं। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? साइन जीरो इज जीरो, और यही वैल्यू साइन 180 की भी होती है, और साइन 90 इज 1, और कॉस थीटा में रिवर्स हो जाता है। कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, और यही वैल्यू कॉस 180 की भी होती है, और कॉस 90 इज इक्वल टू 0। यानी कॉस थीटा कब मैक्सिमम होगा? कॉस थीटा का आंसर कब मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम मींस 1। कब होगा? व्हेन इट इज 0 डिग्री और व्हेन इट इज 180 डिग्री। और कॉस थीटा का आंसर कब मिनिमम होगा? यानी व्हेन द थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब जहां पे भी ये साइन थीटा या कॉस थीटा जिस इक्वेशन में आता है, तो फिर थीटा के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन आपने पढ़ी थी E डेल्टा A cos theta, where theta is the angle between E and delta A. Theta is the angle between E and delta A. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर: मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर, एरिया ऑफ द सरफेस पर, और तीसरी चीज इन दोनों का दरमियानी एंगल के कोसाइन पर। तो अगर इंटेंसिटी फिक्स्ड है, अगर एरिया फिक्स्ड है, सेम फील्ड है, सेम सरफेस है, और सिर्फ इंटेंसिटी का और सरफेस का एंगल चेंज हुआ, इंटेंसिटी का और एरिया ऑफ द सरफेस का एंगल चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो हमें ये तलाश करना है कि वो कौन सी वैल्यूज हैं थीटा की जिस पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और वो कौन सी वैल्यूज हैं थीटा की जिस पर फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अब मैक्सिमम फ्लक्स तलाश करने के लिए इक्वेशन से पूछेंगे डेल्टा फाई E इज इक्वल टू E डेल्टा A cos थीटा। फर्ज कीजिए E और डेल्टा A फिक्स है, तो थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे फ्लक्स का आंसर मैक्सिमम आएगा? तो थीटा की वो वैल्यू होगी जिस पे cos थीटा मैक्सिमम होगा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? when theta is equal to 0 डिग्री। when theta is equal to 0 डिग्री, ठीक है। तो cos थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 0 डिग्री। आज हम बार बार 0 डिग्री या पैरेलल की बात करेंगे और बार बार परपेंडिकुलर की बात करेंगे। तो पैरेलल के लिए 1 यूज करेंगे और परपेंडिकुलर के लिए 2 का सिंबल यूज करेंगे। तो आपसे जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, जब आपने 0 बताना है तो आप 1 फिंगर यूज करेंगे, जब आपने परपेंडिकुलर या 90 बोलना है तो आप 2 फिंगर्स का इशारा करेंगे। ठीक है, तो cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और जब थीटा 0 होगा तो cos थीटा मैक्सिमम होगा, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। जिंदगी आसान हो गई। ठीक है, आपने कहा जब भी थीटा 0 होगा तो cos थीटा मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज थीटा 0 कब होगा? When will theta be 0 डिग्री? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब होगी? थीटा किसके दरमियान है? थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A। तो थीटा
0 डिग्री कब होगा? जब E और डेल्टा A एक दूसरे के पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब E एंड डेल्टा A आपस में पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं परपेंडिकुलर होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं पैरेलल होंगे। सोचिए, जागिए, कौन के जागने का टाइम आ गया। थीटा 0 डिग्री कब होगा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A। तो थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब E और डेल्टा A आपस में पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर हुए तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। अगर E और डेल्टा A परपेंडिकुलर हुए तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, पैरेलल मींस 0 डिग्री। तो व्हाट इज थीटा? अभी तो आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं, अभी तो मुश्किल पे आया नहीं हूं, मुश्किल पूछूंगा अभी। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। तो जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल होंगे तो थीटा कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। और जब वो परपेंडिकुलर होंगे आपस में तो थीटा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। सही। अब थोड़ा सा मुश्किल बात करते हैं। एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया ऑफ अ सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम बनाते हैं क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, और सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो एरिया की डायरेक्शन नहीं होगी, बल्कि वो एरिया पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अब जरा गौर से सुनिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ये यूं जा रही है, यानी मैं चल के दिखाता हूं आपको कि मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हूं। समझ आई बात? तो ये सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं जा रही है और ये सरफेस यूं रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं जा रही है, तो ये सरफेस के क्या हो गई? पैरेलल या परपेंडिकुलर? ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के क्या हो गई? पैरेलल या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। एक्सीलेंट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यूं आ रही है तो ये सरफेस के क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एरिया सरफेस के क्या होता है? एरिया सरफेस के पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। एरिया की जो डेफिनेशन यही है, जब भी सरफेस होगा तो एरिया उसके परपेंडिकुलर होगा। सरफेस यूं रखा हो, यूं रखा हो, यूं रखा हो, यूं रखा हो, एरिया उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अब जरा कंडीशन को कंबाइन कीजिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूं जा रही है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एरिया तो हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एरिया के साथ एंगल उस वक्त कितना होगा? When electric lines of force are perpendicular to the surface, उस वक्त इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एरिया के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री या 90 डिग्री? When electric lines of force are perpendicular to the surface, lines of force surface के perpendicular हैं और एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो अब लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के क्या हो गई? लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। कहानी समझ आई? देखिए, इसको यूं समझ लीजिए
कि ये आपका दुश्मन है, परपेंडिकुलर मींस दुश्मन, तो ये आपका एक दुश्मन है और ये दूसरा दुश्मन है, तो जो दोनों दुश्मन है वो आपस में क्या हो गए, दोस्त हो गए। तो आपके अगर दो दुश्मन है तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे, आपके वो आपस में दोस्त होंगे, वो दोनों आपके दुश्मन है। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, लिहाजा ये एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लिखना नहीं है, सुनना है, यहां लिखें दिमाग में, व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, then angle between line of force and area will be 0 degree. Excellent. Angle between lines of force and area will be 0 degree और थीटा उस वक्त होगा 0, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा A. थीटा E और सरफेस का एंगल नहीं है, थीटा E और एरिया का एंगल है। तो जब लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तो एरिया के पैरेलल होंगी, ठीक है, और जब वो एरिया के पैरेलल होंगी तो थीटा 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो cos 0 होता है 1, और जब cos 0 1 होगा तो फ्लक्स हो जाएगा मैक्सिमम डेल्टा फाई E मैक्स इज इक्वल टू क्या, E डेल्टा A cos 0 which is equal to डेल्टा फाई E मैक्स इज इक्वल टू क्या, E डेल्टा A। कहानी समझ आई? इसको लिखें फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। सब हेडिंग है मैक्सिमम फ्लक्स। Electric flux through a surface is maximum when electric flux through a surface is maximum when electric lines of force are perpendicular to the surface. When electric lines of force are perpendicular to the surface. In this case, अब इक्वेशंस लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, cos 0 इज इक्वल टू 1, डेल्टा फाई E मैक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A cos 0, delta phi E max is equal to E delta A cos 0, and delta phi E max is equal to E delta A. Delta phi max is equal to E delta A. ठीक है, कैन यू हियर मी? आवाज ठीक आ रही है? ओके गुड, मेजॉरिटी को आवाज सही आ रही है। तो यहां पे दो तरह के एंगल्स हैं, एक वो एंगल है जो E और डेल्टा A के बीच में है, वो थीटा है, वो इस इक्वेशन में आया है, और एक वो एंगल है जो E और सरफेस के बीच में होता है,
तो आमतौर पे बोला हुआ एंगल जाता है जो ई और सरफेस के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस है। कैन यू सी द सरफेस? आपको सरफेस नजर आ रहा है? सारे सरफेस नजर आते हैं, ये भी नजर आ रहा है। कैन यू सी द एरिया ऑफ द सरफेस? नजर तो नहीं आ रहा। इमेजिन कर सकते हैं इसका एरिया कहां नजर आ रहा है आपको? सामने दीवार है आपके घर में, दीवार नजर आ रही है? यस। छत नजर आ रही है? छत इज द सरफेस। छत का एरिया नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द छत नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो जो पंखा लटक रहा है ना, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव कि ये एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया नजर नहीं आता, सरफेस नजर आता है। अब ये सरफेस है, इसका एरिया नजर नहीं आ रहा। अब लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के साथ क्या है हम नहीं फौरन बता सकते, हम बताएंगे लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के साथ क्या है। तो हमने कहा लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो एरिया के क्या होंगी? एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, नजर नहीं आता लेकिन होता हमेशा परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी और एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। समझ आ गई बात? तो वो एंगल बिटवीन लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया ढूंढना है, एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा ए ढूंढना है। बताया कौन सा जाएगा हमेशा? एंगल बिटवीन ई एंड द सरफेस बताया जाएगा, सरफेस के साथ एंगल। तो जब सरफेस के साथ 90 डिग्री है तो एरिया के वो क्या हो जाएगा? पैरेलल 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्ज कीजिए अब अभी तक ये लाइन ऑफ फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर थी। फर्ज कीजिए ये सरफेस ऐसे हो गया, लाइन ऑफ फोर्स अभी भी वैसे ही है और सरफेस यूं हो गया। ठीक है, लिटा दिया आपने सरफेस को। तो नाउ लाइंस ऑफ फोर्स आर डैश टू द सरफेस, पैरेलल या परपेंडिकुलर? यस, नाउ लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द सरफेस और एरिया सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो जब लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल हो गई तो एरिया के साथ क्या एंगल है उनका? तो वो एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो गई। तो व्हेन लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू द सरफेस तो दे बिकम परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द सरफेस। और जब लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के पैरेलल होंगी, लाइंस ऑफ फोर्स किसके पैरेलल होंगी? सरफेस के, उस वक्त वो एरिया के परपेंडिकुलर होंगी। उस वक्त थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री एंड cos 90 होता है कितना? 0। उस वक्त फ्लक्स हो जाएगा 0। तो फ्लक्स मिनिमम कब होगा? फ्लक्स मिनिमम कब होगा? E डेल्टा A cos 0 and cos 0 सॉरी E डेल्टा A cos 90 and cos 90 is equal to 0। लिहाजा फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा किसके बराबर? E डेल्टा A into 0 is equal to 0। So when will the flux be minimum? ये आप खुद लिखेंगे। मैक्सिमम आप लिख के आ चुके हैं, मैक्सिमम को पढ़े पहले और फिर मिनिमम के लिए स्टेटमेंट खुद बनाएं। मैं सिर्फ रीचेक करूंगा सही लिखा है या गलत। Read the maximum flux again and then write down the statement for minimum flux। स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई?
गुड, जरा चेक कीजिए आपने यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is minimum when electric lines of force are parallel to the surface. Electric lines of force are parallel to the surface. तो जब वो parallel to the surface होंगी lines of force, तो एरिया के साथ क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये फिर वही बात आ गई, वही मिसाल आ गई कि जो आपका दोस्त होगा, जो आपका दोस्त होगा यानी आपके पैरेलल होगा, वो आपके दुश्मन का दुश्मन होगा, वो आपके दुश्मन के साथ परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो आपका दोस्त होगा वो आपके दुश्मन के परपेंडिकुलर होगा, आपके दुश्मन का दुश्मन होगा। तो ये नहीं हो सकता कि आपका दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो आपका दोस्त होगा वो आपके दुश्मन से ही भी दुश्मन रहेगा। तो दैट इज हाउ यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दिस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे क्या लिखेंगे? इन दिस केस theta is equal to 90 degree. In this case, theta is equal to 90 degree, or cos 90 is equal to 0. Therefore, delta phi E is equal to E delta A cos 90, or therefore delta phi E is equal to 0. Therefore, delta phi E is equal to 0. और मैक्सिमम फ्लक्स याद रखने का आसान तरीका भी बता देता हूं। ये तो हमने इक्वेशन से बनाया, इक्वेशन से समझा, थीटा सरफेस के साथ एंगल, एरिया के साथ एंगल, तो थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा कितना होगा। अब मैं आपको बिल्कुल आसान सी चीज बता देता हूं, वो आसान सी चीज ध्यान में रखेंगे तो फौरन याद आ जाएगा फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, और फौरन याद आ जाएगा कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा। ठीक है, आसान सी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब किसी सरफेस से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी। ठीक है, तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब सरफेस से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी। तो आपको क्या लगता है लाइंस ऑफ फोर्स कब ज्यादा गुजरेंगी? जब लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलर आ रही हो या उसके पैरेलल आ रही हो। ठीक है, पैरेलल आ रही हो या परपेंडिकुलर आ रही हो। जब परपेंडिकुलर आ रही हो। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में कैसे याद रखेंगे? आसान अल्फाज में ऐसे याद रखेंगे, कहीं फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायर हो रहा है रोड पे, तो आप क्या करते हैं? खड़े रहते हैं या लेट जाते हैं? क्या क्या इंस्ट्रक्शन है? हमेशा क्या बताया जाता है? जब फायरिंग हो रही हो क्या करें? फौरन लेट जाएं। तो लेट क्यों जाए? ताकि आप फायर के बुलेट के पैरेलल हो जाएं, तो आपको लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप खड़े रहेंगे तो आप उसके क्या होंगे? परपेंडिकुलर, तो आपको लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, थ्रू हो जाएगा, पूरा फ्लक्स आपके थ्रू हो जाएगा। तो आप नहीं चाहते कि वो फ्लक्स आपके थ्रू हो। समझ आई बात? तो व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल यानी सरफेस लेटा हुआ है, आप लेटे हुए हैं, तो फ्लक्स मिनिमम है। एंड व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर तो फ्लक्स मैक्सिमम है। तो फ्लक्स को कब मैक्सिमम होगा? व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और कब मिनिमम होगा? व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर क्या? पैरेलल टू द सरफेस। समझ आ रही है कहानी या नहीं? यस नो? हाँ, थोड़ा दिमाग को यूज किया करें, कभी कभी जंग लग जाता है, बहुत दिन हो गए, पुराना हो जाता है, या आप ओल्ड इज गोल्ड में बिलीव करते हैं।
हाँ, महंगा तो नहीं कर रहे अपना दिमाग, प्राइस तो नहीं बढ़ा रहे आप दिमाग की। पता है ना दिमाग की प्राइस कैसे बढ़ती है? डू यू नो दिस? पता है? नहीं पता? कह रहे हैं पता है। कैसे पता है? इस्तेमाल नहीं करने से प्राइस बढ़ जाती है। यू डोंट नो? रिसर्च आई है गूगल में, लेटेस्ट रिसर्च आई है भाई। वो वाकया यूं है, दिमाग की प्राइस ऐसे बढ़ती है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ही दिमाग सबसे महंगा हो सकता है। जो अभी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड कोरोना की, पेंडेमिक की, तो उस पर रिसर्च कर रहे थे साथ में। तो उनका कि एडवांसमेंट होने वाली है आने वाले सदियों में। तो अभी ऑलरेडी देखिए किडनी मिल जाता है आराम से बाजार में, ठीक है, अपना वाला पसंद नहीं जाके चेंज करा लिया, तो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो एक वक्त आएगा, वो कह रहे हैं अब हम ब्रेन ट्रांसप्लांट भी करेंगे। तो ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे और बाकायदा बाजार होगा, शॉप्स होंगी, उसमें ब्रेन मिला करेंगे। आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ब्रेन दे दो, ये वाला ब्रेन दे दो, ये वाला लगवाना है मुझे, तो ब्रेन मिलेंगे। अब उसमें कह रहे हैं बाजार में जो ब्रेन रखा होगा, तो उसमें वो कहते हैं कि जी वो जाएंगे, एक बेचारे इंडियन का ब्रेन बड़ा सस्ता सा मिल जाएगा। फिर वो गए अमेरिकन ब्रेन, वो तो हो ये तो बड़ी जहीन कौम है, इसको वो बहुत महंगा होगा ब्रेन। फिर वो गए सारे महंगे तरीन, उनका सबसे महंगा वाला चाहिए, शेख साहब में पैसा बहुत है, तो उन्होंने कहा सबसे महंगा ब्रेन चाहिए। हो गया, अच्छा फिर वहां वहां आ जाए आप अलग कमरे में, वो अलग कमरे में लेके वहां एक ब्रेन अलग रखा हुआ है, कह रहे ये पाकिस्तानी ब्रेन। कहते ये इतना महंगा क्यों है भाई? कहने लगे इसलिए कि बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ब्रांड न्यू ना रखे अपना ब्रेन, वरना बहुत महंगा बिकेगा। इस्तेमाल करें, यूज करें, तो यूज करेंगे तो फिर बिकेगा नहीं बाद में, ठीक है। तो अभी अपने काम आ जाएगा, ऐसा ना बाद में किसी और के काम आए। तो यूज योर ब्रेन। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी, आपने उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी पढ़ी, मैंने खुद लिखवाई, आपने खुद अपने मुबारक हाथों से लिखी। डेफिनेशन दोबारा पढ़िए, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में एक एतराज होना चाहिए आपको। You should have an objection to this definition. Nobody objected. That's why I objected that you are trying to make your brain expensive. And I will not allow that. मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हूं और महंगाई के खिलाफ हूं, तो मैं आपको अपना ब्रेन महंगा करने की इजाजत नहीं दूंगा। इस्तेमाल कीजिए जनाब। डेफिनेशन में एक एतराज है, बहुत बड़ा एतराज है, हम अब तक पढ़ते आए हैं। कोई है जिसको एतराज हो? यू कैन रेज योर हैंड। जी सर, यहाँ पे एंगल की तो बात ही नहीं हुई। यहाँ पर एंगल की तो बात ही नहीं हुई। किसकी? सॉरी, एंगल। एंगल की बात नहीं हुई। नहीं, एंगल की बात डॉट प्रोडक्ट में आ जाती है। व्हेन वी से डॉट प्रोडक्ट, तो cos थीटा उसके अंदर होता है, तो एंगल की तो बात नहीं है। टेक्निकल एतराज होना चाहिए, लैंग्वेज में गलती है सर। A language which is technically wrong. We have used a language which is technically wrong. Definition में बड़े प्यार से हमने इंट्रोड्यूस की और आपने उसको मान भी लिया सब। सर एक और भी रीजन है सर, it says through the surface. जी, it says area of the surface is called electric flux through the surface, and it is not mentioned in the minimum flux. Okay, yes, but electric flux is always through the surface, और मिनिमम फ्लक्स तो इसीलिए मिनिमम या जीरो कहलाएगा ना, कि सरफेस से नहीं गुजर रहा, वो थ्रू नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी एतराज नहीं है, एतराज कहीं है, टेक्निकली रॉन्ग है वो चीज। The dot product of electric intensity at a surface and area of the surface
सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो फील्ड की होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या फील्ड की होती है। फील्ड की होती है। आपने आधी बात बिल्कुल सही की थी, मैं बड़ा खुश हुआ था, लेकिन उसके बाद आपने उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कर दी। क्यों जी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड की होती है, पूरी फील्ड की सेम इंटेंसिटी होती है। नहीं, लेकिन या जैसे फील्ड के पॉइंट की होती है। पॉइंट की होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट होती है हमेशा। और हमने डेफिनेशन में क्या लिखवाया? सरफेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस। तो आपको एतराज करना चाहिए था कि ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एट अ सरफेस कैसे लिखवा दिया आपने? आप तो पढ़ा के आए थे हमें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड के पॉइंट की होती है और फील्ड के हर पॉइंट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। तो जब फील्ड के हर पॉइंट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस कैसे बोल सकते हैं? एट अ सरफेस का मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे सरफेस की इंटेंसिटी सेम है, जबकि सरफेस की इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि फील्ड के हर पॉइंट की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। यस, दिस इज द ऑब्जेक्शन एंड दिस इज अ वैलिड ऑब्जेक्शन। ये पूरी स्टेटमेंट धोखे पे मबनी है, इसमें आपको बेवकूफ बनाया गया है, इसमें आपको इंतहाई खामोशी से, इंतहाई चालाकी से लिखवा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस, जबकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस नहीं होती है। प्लीज सादिया खुर्रम, समझ आ रहा है? सादिया खुर्रम नहीं समझ आ रहा? आज आप पढ़ने के मूड में नहीं है, कुछ उदास उदास हैं? कुछ पढ़ाई की तरफ रुझान कम है, कुछ कहीं और सोचा जा रहा है, तो वापस आ जाएं। हम सब लोग कुछ अहम बातें कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट होती है, हम शुरू से आज तक पढ़ाते आए हैं। जब भी हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड के हर पॉइंट की अलग होती है, और जब फ्लक्स पढ़ाने आए तो हमने कहा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस बोलना टेक्निकली गलत है। अब इस टेक्निकली गलत को हम सही कैसे कर सकते हैं, इसको सही करने का तरीका सुनिए। तो बात यह है कि जब हमने कहा कि ये फील्ड है और हमने कहा ये फील्ड का एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, और फील्ड का एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल पॉइंट बी, तो पॉइंट ए की इंटेंसिटी कुछ और होगी, पॉइंट बी की इंटेंसिटी कुछ और होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस नहीं होती। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मैं आपसे ये कहूं कि ए के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही करीब है उसके, पॉइंट सी और ए बहुत करीब है, बिल्कुल बराबर बराबर है, तो अगर ए और सी बहुत ही करीब हो तो फिर इन दोनों की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो सकती है। तो इसका मतलब इन दोनों के लिए हम कह सकते हैं सेम इंटेंसिटी है। तो अगर दूसरा पॉइंट बहुत करीब हो और इसके राइट पे भी एक पॉइंट हो और इसके लेफ्ट पे भी एक पॉइंट हो और इसके नीचे भी एक पॉइंट हो, तो ये 2 3 4 पॉइंट जो पॉइंट ए के बहुत करीब करीब है, वहां इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला के अगर मैं एक सरफेस बना दूं, छोटा सा मुन्ना सा, बिल्कुल 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 छोटा सा, तो उस पूरे सरफेस पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस मानी जा सकती है, बशर्ते कि वो सरफेस वेरी वेरी स्मॉल हो। तो अगर वो सरफेस वेरी वेरी स्मॉल है तो फिर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस कह सकते हैं, और अगर वो वेरी स्मॉल नहीं है, अगर वो लार्ज सरफेस है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस नहीं कह सकते। So this equation, this statement of flux की जो इक्वेशन आपने पढ़ी, ये सब कुछ गलत है अगर लार्ज सरफेस हुआ, और ये सब कुछ सिर्फ उस वक्त सही माना जा सकता है अगर if the surface is very very small। तो आखिरी सेंटेंस लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, the above equation is valid for a very small surface। जो फ्लक्स की इक्वेशन है और जो फ्लक्स की स्टेटमेंट है, the above equation is valid for a very small surface। और बात समझ आई कि क्यों हमने ऐसा बोला?
क्योंकि वेरी स्मॉल सरफेस होने का मतलब कि बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं, वो सब आपस में बहुत करीब हैं, लिहाजा उन सब पॉइंट्स पे इंटेंसिटी सेम हो जाएगी, लिहाजा वी कैन से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस। लेकिन अगर वो सरफेस बड़ा हुआ तो फिर पॉइंट्स दूर दूर होंगे, फिर वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर पॉइंट की इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, तो पूरे सरफेस की वेरिएबल इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सरफेस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस। और यही वजह है, कहते हैं ना आंख और कान खुले रखा करें, सवाल पूछते रहा करें। किसी ने नहीं पूछा कि सर एरिया के लिए तो ए लिख सकते हैं ना, तो ये डेल्टा ए क्यों लिखा था? तो यहां जो डेल्टा है ये स्मॉल के लिए है, फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस। तो ये डेल्टा रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स मैथ्स में, या तो चेंज दिखाता है या स्मॉल के लिए आता है। तो यहां जो डेल्टा है वो चेंज ऑफ एरिया नहीं है, वो एरिया ही, लेकिन स्मॉल एरिया। तो इसलिए हमने डेल्टा ए लिया है, ताकि ये रिप्रेजेंट होता रहे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल सरफेस। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और इसको आज ही याद कर लीजिए, 10 मिनट लगेंगे एंड यू विल बी फाइन। लेकिन अगर आज याद नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद याद करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए टाइम बचाइए आगे के लिए, जिंदगी आसान बनाइए, आज ही याद कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह गॉसेस लॉ का टॉपिक और फ्लक्स से रिलेटेड मजीद इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कोई सवाल पूछ रहे हैं शायद? यस, मोहम्मद अली प्लीज। सर आवाज आ रही है? जी प्लीज। सर आपने जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन लिखवाई थी, जो पहली डेफिनेशन थी, उसमें आपने लिखवाया है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली लिखवाया है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे तो पैरेलली भी हो सकता था ताकि मिनिमम हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा सवाल है और आई एम ग्लैड कि आपने पूछा। फ्लक्स जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो लाइंस ऑफ फोर्स जो फ्लक्स से थ्रू होंगी वो वही है जो परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, जो पैरेलल होंगी तो थ्रू नहीं हो सकती, एग्रीड। अच्छा, लेकिन जो एंगल पर होंगी वो भी तो थ्रू हो जाएंगी। तो फिर हमने खाली परपेंडिकुलर क्यों बोला? इसलिए कि वो जो एंगल पे भी होंगी उसमें उनके 2 कंपोनेंट बनाएंगे आप, एक पैरेलल बनेगा, एक परपेंडिकुलर, तो उसका वो कंपोनेंट थ्रू होगा जो परपेंडिकुलर है। तो इसलिए समराइज करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वही लाइंस ऑफ फोर्स जो परपेंडिकुलर है, या अगर नहीं भी परपेंडिकुलर है तो जिनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलरली। सही है, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई सवाल? बहुत अच्छा सवाल था। देखिए, इस तरह के सवाल से आपका भी फायदा होता है, सबका भी फायदा होता है। अब वरना मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा होता। तो ये एक पॉइंट है जो बहुत वैलिड पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।